गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। सेट्स के बाद हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे थे और रिलेशन एंड फंक्शन के हमने पहले लेक्चर में कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में सीखा। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ऑर्डर्ड पेयर क्या है। तो पहले हम पिछले लेक्चर का हल्का सा झलक देखते हैं, उसके बाद सेकंड लेक्चर आज शुरू हो रहा है और इसमें रिलेशन की शुरुआत करनी है। तो हमने अब तक सीखा था ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर हमको बता दिया गया कि जब दो नंबर्स का एक स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है, एक अलग ऑर्डर में, एक अलग क्रम से जब नंबर लिखा जाता है दो एलिमेंट को, उसको हम ऑर्डर्ड पेयर कह देते हैं। ऐसे करके इसका रिप्रेजेंटेशन था ए बी। सपोज करिए ये कोई एक ऑर्डर्ड पेयर है। इसके बाद धीमे धीमे फिर हमने उसके बाद पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये पढ़ा था द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ए पहले सेट का एलिमेंट है और बी दूसरे सेट का एलिमेंट है। ये डेफिनेशन थी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी की। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमने एक चीज़ ये भी जानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या क्या पॉसिबल है। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने देखा था कि अगर इस सेट के पास दो एलिमेंट हैं, इस सेट के पास तीन एलिमेंट हैं, तो कितने एलिमेंट हमें यहाँ मिलेंगे। एक चीज़ और है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये जो एलिमेंट के रूप में हमें जो मिलने जा रहा है वो ऑर्डर्ड पेयर मिलने जा रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम कहानी शुरू करते हैं। एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए a बराबर 1, 2 and 3 और b बराबर मान लीजिए 3 and 4। ए बराबर हमने मान लिया 1, 2, 3 और बी बराबर मान लिया 3 and 4। अब हम चाहते ये हैं कि ए क्रॉस बी बताइए, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसका नाम ही कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों पड़ा, उसके लिए पहले बात कर लें। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के दौरान, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में पहला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाई को रिप्रेजेंट करता है। तो हम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट की भांति मान लीजिए खींच लेते हैं। सपोज करिए दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट हैं वो एक्स एक्सिस पर रखे जाएंगे और जो सेकंड सेट के एलिमेंट हैं वो वाई एक्सिस पर रखे जाएंगे। लेकिन यहाँ ओरिजिनल कार्टेशियन का ओरिजिनल कोऑर्डिनेट से कोई लेन देन नहीं है, हम केवल जस्ट रिप्रेजेंट करते हैं। 1, 2, 3 सपोज करिए यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा। इस 1 को यहाँ भी रख सकते हो, इस 3 को यहाँ भी रख सकते हो, क्योंकि हम यहाँ ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहे, हम ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है 1, 2, 3 एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में है। यहाँ क्या है, 1, 2, 3 बस रखिए एक्स एक्सिस पर और 3, 4 को यहाँ रख दीजिए, कहीं भी 3 कहीं भी 4 वाई एक्सिस पर। अब होता क्या है कि इसको जब आप आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाते जाइए, इसको आगे बढ़ाइए, इसको भी आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए। हमने जितने भी नंबर्स हमारे पास थे, जितने भी एलिमेंट अपने पास थे, उन सबको आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने पर ये चीज़ देखी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पैदा हो रहे हैं, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल रहे हैं, इन्हीं को उठाकर रख दिया जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में। कार्टेशियन प्रोडक्ट में अब उठाइए ए क्रॉस बी में क्या क्या मिलने वाला है। एक तो ये पॉइंट मिला, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को भूल जाइए, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को अब भूल जाइए। इनका काम केवल ये था कि ये बता देना कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो कार्टेशियन ज्योमेट्री की हेल्प से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की तरह से लिया जाएगा। तो देखिए जो पॉइंट क्रिएट हुए इन दो सबको मिलाने से क्या क्या मिला। पहला पॉइंट ये मिला जिसके कोऑर्डिनेट 1, 3। सपोज करो इसके बात करें तो 3, 4। हम सबके कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं बड़े आराम से। तो कौन कौन मिले हमें, 1, 3, फिर ये 1, 4, ये पॉइंट 2, 3 और ये पॉइंट 2, 4 और ये पॉइंट 3, 3 और ये पॉइंट 3, 4। इन सब का जो कलेक्शन बन के तैयार हुआ वही कहलाया कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी जो बन गया है अपना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑर्डर्ड पेयर अपने पास मौजूद है। यहाँ 6 एलिमेंट आए ऑर्डर्ड पेयर के रूप में ए क्रॉस बी में। यही मैं बताना चाह रहा था कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसके पास अगर एलिमेंट 3 है, इसके पास अगर एलिमेंट 2 है, तो 3 × 2 दैट इज 6 एलिमेंट हमको यहाँ मिले। वो अलग बात है कि ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट मिलता है वो एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर के रूप में रहता है। क्लियर यहाँ तक? अगला बढ़ते हैं।
कार्टेशियन के रूप में भी देखा। अच्छा, इसका एक एरो डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं इसे। एरो डायग्राम से आप लेना चाहें तो ये ले सकते हैं। ये सेट मान लीजिए ए है, ये सेट मान लीजिए बी है, यहाँ 3 और 4 थे और इसमें कौन थे, 1 2 3 थे। अब 1 कहाँ कहाँ प्रोडक्ट कर सकता है, 1 3 के पास जा सकता है, 1 4 के पास जा सकता है, 2 का नंबर आएगा 2 3 के पास जाएगा, 4 के पास, ऐसे ही 3 भी। कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर का जो कलेक्शन था वही कहलाता था कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इससे भी हम चाहते तो दोबारा लिख सकते हैं। उठाइए, 1 कहाँ कहाँ जा सकता है, 1 3 के पास गया, 1 4 के पास जा सकता है, सिमिलरली 2 3 के पास, सिमिलरली 2 4 के पास, सिमिलरली कौन बचा, 3 बचा 4 के पास और 3 खुद बचा 3 के पास। ये जो ऑर्डर्ड पेयर बनके तैयार हुए इसी को कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब एक चीज़ हमने कल पढ़ी थी कि पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट के पास m एलिमेंट है, दूसरे कार्टेशियन प्रोडक्ट के पास n एलिमेंट है, तो पूरा जो पहले सेट के पास m एलिमेंट, दूसरे सेट के पास n एलिमेंट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के पास m इंटू n एलिमेंट होंगे। इतना हम पढ़ चुके हैं। और ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर एक सेट A और दूसरा सेट B, दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, और इन दोनों सेट के बीच में कोई भी एक सेट इन दोनों में से अगर इनफाइनाइट सेट हो गया, तब ये श्योर है कि A क्रॉस B इनफाइनाइट होगा। कल लिख चुके हैं। और ये भी बताया कि इन दोनों में से कोई भी अगर एक एम्प्टी सेट हो गया तो A क्रॉस B भी एम्प्टी होगा। अगली बात, इसके आगे की कहानी शुरू करते हैं। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर में एक चीज़ और, दो ऑर्डर्ड पेयर की बात करें, मान लीजिए, चलो नोट डाल के ये चीज़ लिख लीजिए, A और B एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये C और D के बराबर होगा। कब, इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब बराबर होगा जब A तो C के बराबर हो जाए एंड B जो है वो D के बराबर हो जाए। इसी पर आधारित एक एग्जांपल लीजिए। सपोज करिए x + 1, 5 बराबर है 5, y + 1। तब आपसे कहा गया देन फाइंड करिए x एंड y। एक्स वाई को फाइंड करने के लिए कहा गया। बड़ा आसान सा काम है। जैसा कि हमको दो ऑर्डर्ड पेयर बताया गया कि दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं, जब फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो जाए, सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो जाए। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट तो फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट को लीजिए, x + 1 को लिया, 5 के इक्वल रख दिया, तो यहां से x की वैल्यू तुरंत पता चल गया, 4 आ गई। अब सेकंड एलिमेंट को उठाया, सेकंड के इक्वल रख दिया, तब हमें पता चला कि y की वैल्यू भी 4 आ गई। जो भी वैल्यू आनी थी x की और y की हमें पता चल गई। दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल हो सकते हैं, जब उनके अलग अलग फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के बराबर, सेकंड कंपोनेंट सेकंड के बराबर हो जाए। ये तो रहा हमारा, ये जो था एरो डायग्राम था कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ये कार्टेशियन डायग्राम था। और सिंपली इसकी जो डेफिनेशन है वो हम पहले लिख ही चुके, डेफिनेशन से भी पता कर लेते हैं। अब ये तो तय हो गया कि A क्रॉस B आप दो सेट का बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जो भी चीज़ नोट करनी रहा करें, अपने आप नोट करते रहिए। अच्छा, अब बात आएगी थोड़ा रिलेशन की तरफ कि रिलेशन क्या है। रिलेशन की डेफिनेशन की शुरुआत करेंगे। अब रिलेशन क्या है? रिलेशन सुनते ही हमें लगता है संबंध, राम का श्याम से संबंध, पिता का पुत्र से संबंध, किसी संख्या का किसी दूसरी संख्या से संबंध वही रिलेशन हम यहाँ मैथमेटिकली पढ़ना चाहेंगे। पढ़िए, देखिए, इस रिलेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे R से। तो इस A का रिलेशन है B से, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड दैट A रिलेटेड है B से। इसका ये अर्थ निकाला जाएगा कि मान लीजिए एक कोई संबंध लिखता हूं कि A = B - 1, उसी सेट पर लागू कर लीजिए। चलिए इसी सेट पर लागू कर लीजिए। अब ऐसा एक पेयर बनाना है, रिलेशन ही तो है। रिलेशन के लिए क्या चाहिए? रिलेशन के लिए दो चीज चाहिए, पिता का पुत्र से, तो एक पिता होना चाहिए, एक पुत्र। दो एलिमेंट आपको चाहिए, तब रिलेशन पैदा होगा। तो हमने दो एलिमेंट A और B लिए, बीच में एक रिलेशन है। उनके बीच में क्या रिलेशन है उसको परिभाषित किया गया, A = B - 1। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से कम है। अब इसी सेट पर आप रिलेशन डिफाइन करके देखिए, इसी सेट पर R बनाकर देखिए। रिलेशन माने अब एक चीज और बता दूं, R जो है एक ऐसा पेयर बनेगा। डेफिनेशन के रूप में अगर लिखना चाहते तो हम लिख सकते थे कि R इज द कलेक्शन ऑफ ऑल AB सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B, और साथ ही साथ AB जो था वो काय में बिलोंग करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B में।
दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, अभी थोड़ा लिखने में आपको ऑड लग रहा होगा। देखिए आर जो है ये डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी रिलेशन की। डेफिनेशन सिंबॉलिक फॉर्म में है, ऐसे मान लीजिए सेट बिल्डर फॉर्म में है कि आर माने रिलेशन उस पेयर का, रिलेशन के लिए पिता पुत्र मैंने बोला 2 एलिमेंट, तो 2 एलिमेंट का हमारे पास कलेक्शन है। और ये कहा गया है कि पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, और ये भी कहा गया है कि ए बी बिलोंग्स करेगा ए क्रॉस बी में। मैं चाहता तो इस चीज़ को ना लिखता, मैं केवल ये लिखता इसको अच्छा दूसरे भाषा में लिख लीजिए, इसको आर को, इसी आर डेफिनेशन को ऐसे लिखा जा सकता था, द कलेक्शन ऑफ ऑल ए बी सच दैट ए और बी जो है ये सबसेट है या बिलोंग्स कर रहा है किसमें, ए क्रॉस बी में। बस क्या मतलब हुआ कि ए क्रॉस बी से जो एलिमेंट उठाए जाएंगे उनको यहां रखा जाएगा। लेकिन क्या ये डेफिनेशन कंप्लीटली रिलेशन की हो गई ना, इसमें थोड़ी सी चीज और जोड़नी पड़ेगी, एंड ए इज रिलेटेड टू बी, बस ए आर से रिलेटेड है वो पेयर हमें उठा लेना है और जो कि इस सेट का हिस्सा होगा। डेफिनेशन कई कई तरीके से दी जा सकती है। तो आज हमारे पास क्या है, रिलेशन में वो पेयर उठाना है जो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही लिया जाएगा, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन हो गई, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्ट। अभी इसे और पढ़ेंगे तब समझ आएगा। देखिए आर इसके लिए निकालना है, ये डेफिनेशन में लिखा हूं, नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं थोड़ा जगह बना रहा हूं क्वेश्चन के लिए थोड़ा जगह बना रहा हूं। देखिए हमारे पास क्या है कि आर निकालना था अभी, और मैं भूल क्या लिखा था यहाँ, चलिए फिर से लिख लेते हैं। आर था इस हिसाब से, ए रिलेट था बी से, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 1, ऐसे कुछ करके एक रिलेशन था कि ए बी से संबंधित है जब ए बी से एक कम हो जाए। ढूंढना है इसमें, पहला एलिमेंट पहले से लेना है, दूसरा एलिमेंट दूसरे से लेना है, ये तो हम जानते हैं। और ये चीज हमेशा नोट करके यहीं लिख दीजिए सबसे ऊपर, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बस ये भी एक डेफिनेशन का ही पार्ट है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और डिफाइन करेंगे इसे बाद में। ए और बी को संबंध रखने वाली डेफिनेशन ये है, ढूंढो ए और बी। 1 के लिए, अगर 1 के लिए 1 रखें तो बी का मान 0 हो जाएगा, या फिर पहले बी का मान रख लीजिए, बी का मान 3 रखें, 3 में से 1 गया, 2 क्या 2 मौजूद है, बिल्कुल है। एक तो ए की जगह 2 मिल गया, बी की जगह 3 रखने पर एक पेयर। बी की जगह अगर 4 रख के देखता हूं तो 1 कम करने पर 3 मिल जाएगा जो कि सेट में मौजूद है, तो मुझे मिला 3,4, क्योंकि बी की जगह 4 रखा तब ये मिला था। इसके अलावा न तो मैं कुछ रख सकता हूं, जब रख नहीं सकता तो कुछ मिल भी नहीं सकता, यही 2 ऑर्डर्ड पेयर मुझे मिल पाए। दिस इज द आर, ये हमारा रिक्वायर्ड आर है जो सिरियल। अब आप गौर से देखिए, क्या ये जो आर मिला है उस ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है? ए क्रॉस बी के 1 2 3 4 5 6 जो ऑर्डर्ड पेयर थे उनमें से ही तो ये 2 उठाए गए हैं। देखो 2,3 ये रखा और 3,4 ये रखा, इसी में से तो उठाए गए, इसलिए कहा जाता है रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। दूसरी बात, रिलेशन की एक थोड़ी सी और अच्छी डेफिनेशन लिखते हैं। ए रिलेशन from a non-empty set A to non-empty set B a relation R from a non-empty set A to non-empty set B is the subset of, मैं ऊपर भी लिखा यही बात, is the subset of A cross B। दिस सबसेट, अब ये सबसेट जो हम ढूंढ रहे हैं, सबसेट ही तो बनाया था ये हमने ए क्रॉस बी का, लेकिन कैसे बनाया तो ये पूरे डेफिनेशन में आ जाएगा, ये डेफिनेशन का पार्ट होगा, ये डेफिनेशन का पार्ट है। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। दिस सबसेट इज डिराइव्ड, दिस सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग, ये सबसेट बनाया जाता है डिस्क्राइब करते हुए, क्या, डिस्क्राइबिंग और रिलेशनशिप
describing a relationship between first element and second element of ordered pair इन ए क्रॉस बी। देखिए कंप्लीट डेफिनेशन हो गई आपकी इस रिलेशन की। पहले हमने रिलेशन को समझा क्या, दो एलिमेंट होने चाहिए, बताया कि कम से कम दो से ये मतलब था कि ऑर्डर्ड पेयर ही बनेगा। और ऑर्डर्ड पेयर के बाद हमने ये देखा भी कि एक रिलेशन डिफाइन भी करके देखा ए और बी में, और उस रिलेशन से जो प्राप्त हुआ हमें सेट, रिलेशन इज द सेट, ये भी तो सेट ही प्राप्त हुआ ऑर्डर्ड पेयर का, लेकिन सेट ये जो प्राप्त हुआ है ये उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। ये देख भी लिया हमने कि सबसेट है। और फिर उसकी लीगल डेफिनेशन पर गए, रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। दिस सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी। इस ए क्रॉस बी में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट तक एक रिलेशनशिप बनाएंगे हम। उस रिलेशनशिप के आधार पर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे उसी को कह दिया जाएगा रिलेशन। चलिए बात करते हैं थोड़ी सी और आगे, इसको हटा दिया जाए। कार्टेशियन प्रोडक्ट को कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों कहा गया? ऑर्डर्ड पेयर कब दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में कंपेयर किए जा सकते हैं। एक सेट में अगर एलिमेंट एम है दूसरे में एन है तो एक क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, ये सब जान चुके। अब हम बात करेंगे रिलेशन की कि एक सेट से दूसरे सेट में कितने रिलेशन हो सकते हैं। चलिए इसकी बात करते हैं। एक एग्जाम्पल पहले रिलेशन का हो जाए, उसके बाद इसको नोट करेंगे। सपोज करिए ए इज इक्वल टू 1 2 3 अभी जो था, और b इज इक्वल टू मान लीजिए तो 3 4 5। अब आपने कहा कि a क्रॉस b बताइए, पहला काम तो a क्रॉस b बड़े आराम से निकाल लेंगे। 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, 1 को 5 के साथ, क्योंकि पहले 1 सबके साथ कनेक्ट हो गया। ऑर्डर्ड पेयर, सारे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं। फिर 2 को ले जाओ, 2 के साथ 3 आ गया, 2 के साथ 4 आ गया, फिर 2 के साथ 5 आ गया, और एक बचा अभी 3 को ले जाओ, 3 के साथ 3 के साथ 4 और फिर 3 के साथ 5। सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन हमने कह दिया था कि बन गया ये ए क्रॉस बी, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। अब हम एक रिलेशन आर इसी में डिफाइन करते हैं। ए इज रिलेटेड टू बी, ए का संबंध है बी से। इंप्लाइज एंड इंप्लाइड दैट, किस आधार पे हम कह रहे हैं कि ए संबंधित है बी से? इस आधार पे कह रहे हैं, मान लीजिए ए इज इक्वल टू बी माइनस 2। अब की बार b माइनस 2 कर लेते हैं। एक कोई ऐसा रिलेशन ढूंढो, ऐसा पेयर इसमें से ढूंढो, फर्स्ट एलिमेंट यहां से लेना है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से लेना है, और वे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर इसमें हैं ऐसे ढूंढ लो जिसमें दूसरे में से 2 घटाएं तो पहला एलिमेंट मिल जाए। दूसरे में से 2 घटाएं पहला मिल रहा है, एक तो ये उठा लो 1 और 3। दूसरे में से 2 घटाने पर ये नहीं मिला, दूसरे में से 2 घटाने पर ये नहीं मिला, इसमें से 2 घटाने पर ये नहीं मिला, इसमें से 2 घटाने पर ये मिला, एक तो 2 और 4 को ले लो। दूसरे में से 2 घटाने पर ये मिला, नहीं मिला, दूसरे में से 2 घटाने पर इसमें से 2 घटाने, इसमें से 2 घटाने पर ये मिला। तो मेरे पास केवल 3 ऑर्डर्ड पेयर मिलकर तैयार हुए। यही अपना आर है, यही अपना रिलेशन है। अगर इसमें से छांटना है तो इसमें से छांटिए। आप कहेंगे हम इसमें से नहीं छांटेंगे, वहीं से बात करो, तो वहीं से डायरेक्ट ढूंढिए। सेकंड एलिमेंट में से 2 घटाने पर पहला एलिमेंट मिलना चाहिए। इसमें से 2 घटाने पर 1 मिलेगा, जो मौजूद है, लिख लिया 1 3। इसमें से 2 घटाने पर 2 मिलेगा, मौजूद है, लिख लिया 2 4। इसमें से 2 घटाने पर 3 मिलेगा, 3 5 लिख लिया। हमारे पास 3 पेयर आए, ऑर्डर्ड पेयर, जो हमने रिलेशन की डेफिनेशन में रख दिए। तो ये गौर से देखने पर पता भी चल रहा है कि उसी में से लिए गए, इसीलिए तो कहा जाता है रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। एक चीज और आती है अब रिलेशन में, ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, इसको तो बोला जाता है डोमेन। इसकी डेफिनेशन भी अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल ए सच दैट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। देखिए कितनी छोटी सी डेफिनेशन है। अगर कोई पेयर आर में रहता है तो उसका फर्स्ट एलिमेंट हमेशा डोमेन कहलाता है। और इसका रेंज की अगर बात करें तो जो सेकंड एलिमेंट है, जिसे हम बी कहते हैं, सेकंड एलिमेंट बी कहते हैं, तो वो ए बी अगर कहाँ रहता हो, आर में, तब उस सेकंड एलिमेंट को रेंज कह दिया जाता है। अच्छा एक चीज और है, इसी डोमेन को, इसी सेट के लिए, इसी रिलेशन के लिए प्री इमेज भी कहा जाता है। प्री
इमेज, और इस 1 के लिए ये 3 क्या है, इमेज का काम। इस R को अगर हम एरो डायग्राम से समझाना चाहें, इस रिलेशन को इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए, इन दोनों गिवन सेट के लिए एरो डायग्राम से समझना चाहें तो एरो डायग्राम खींचेंगे। इस डेफिनेशन को मैं हटाता हूं, डेफिनेशन को हटाइए। देखिए एरो डायग्राम से क्या देखेंगे हम कि अपने पास एक सेट था जिसमें 1 2 3 एलिमेंट थे। कहाँ गया रिलेशन, 1 3 2 4 एंड 3 5। 1 3 के साथ मैप हुआ, और 2 4 के साथ मैप हुआ है, और 3 हुआ है 5 के साथ। ये A था, ये B था, ऐसे मान लीजिए आप। अब ये जो R हमने बनाकर तैयार किया, 1 गया 3 के साथ, ये गया इसके साथ। गौर से देखिए ये जो 1 2 3 ये सब हैं, इसी को तो डोमेन कह रहे हैं हम, और ये जो प्राप्त हो रहे हैं इसी को कह रहे हैं रेंज। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस रेंज में कुछ इस सेट में कुछ एलिमेंट छूट जाते हैं। उस पूरे बड़े सेट का नाम होता है कोडोमेन। अगर कोई यहाँ एलिमेंट छूट गया होता तो उस सेट का नाम होता, पूरे सेट का नाम रहता कोडोमेन। चलो जब भी दोबारा इसको फंक्शन पढ़ेंगे तो रेंज कोडोमेन की दोबारा चर्चा होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। रिलेशन की डेफिनेशन हुई, रिलेशन के एग्जाम्पल हुए, इसका सबसेट। अब एक चीज छूट रही थी, उसको और कंप्लीट करें कि रिलेशन जब बनता है एक सेट A से B तक, मान लीजिए लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन A तो P है, सपोज करिए नंबर ऑफ एलिमेंट दूसरे सेट में मान लीजिए Q है, तो आप बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितने होंगे। आपको कल पढ़ाया गया था P इंटू Q, क्योंकि पहले में अगर 2 एलिमेंट, दूसरे में 3 एलिमेंट, ये इसमें 3 है इसमें 3 है, तो 3 इंटू 3 दैट इज 9 एलिमेंट हमें मिले A क्रॉस B में। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं रिलेशन। अब रिलेशन में ये बताइए कितने रिलेशन एक सेट से दूसरे सेट तक पॉसिबल हैं। उसके लिए आपने कहा था एवरी रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब A क्रॉस B का सबसेट ही रिलेशन कहलाएगा। तो सीधी बात ये समझा जाए, इस A क्रॉस B के जितने सबसेट बनेंगे उतने रिलेशन एग्जिस्ट करेंगे फ्रॉम सेट A टू फ्रॉम सेट B, फ्रॉम सेट A टू B। अब हम कहेंगे नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B, कितने नंबर ऑफ रिलेशन बन जाएंगे, जितने इस सेट के सबसेट होंगे। और ये आपने सेट्स के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर्स में देखा होगा कि अगर एक सेट के पास n एलिमेंट हैं तब उसके नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2 की पावर n। और आज इसके पास A क्रॉस B के पास इतने एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर P इंटू Q। दिस इज द नंबर ऑफ रिलेशन। अब इसी सेट के लिए बात कर लीजिए कि A से लेकर B तक कितने रिलेशन एग्जिस्ट करेंगे। नंबर ऑफ रिलेशन इसी सेट के लिए ढूंढिए। नंबर ऑफ रिलेशन, कितने रिलेशन हो जाएंगे नंबर ऑफ रिलेशन, 2 की पावर P एंड Q। ये फॉर्मूला बना है वेयर P इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A एंड Q इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। डिपेंड वैल्यू लगाइए। P माने पहले सेट में कितने एलिमेंट हैं, पहले सेट में 3 एलिमेंट, दूसरे सेट में कितने एलिमेंट है, उसमें भी 3 एलिमेंट, तो 3 इंटू 3 9, 2 की पावर 9 एलिमेंट्स। इतने रिलेशन बन जाएंगे, 2 की पावर 9 रिलेशन बन जाएंगे। अगर मल्टीप्लाई करके देखना चाहे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 रिलेशन आपको नजर आएंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512। ठीक, 512 रिलेशन सेट A से सेट B तक बनेंगे। अब 512 रिलेशन को समझ पाना बड़ा कठिन है और समझाना भी बड़ा कठिन है। तो एक रिलेशन मैंने उनमें से ये लिया था, एक अभी उससे पहले लिया B-1। तो सिमिलरली आप ये समझ लीजिए कि एक कोई रिलेशन है वो A क्रॉस B का सबसेट होता है। A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होते हैं ये हमें पता चला। 2 ऑर्डर्ड पेयर को कब कंपेयर किया जा सकता है ये पता चला, जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ कंपेयर करें और सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ। नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं ये हमें पता चला। तो आज हम रिलेशन के केवल एक बैकग्राउंड हमने तैयार किया है। एक एग्जांपल आपके लिए होमवर्क में छोड़ता हूं, ये आपके होमवर्क में है। सपोज करिए A बराबर 1 2 3 ये एक सेट है और B बराबर आपको दिया है 4 6 8 9 10 12, बस इतना ले लीजिए। अब आपसे कहा जा रहा है कि एक रिलेशन R बताना है, फाइंड R। ये आपको बताना है कैसे, फाइंड R सच दैट, इस हिसाब से उसको डिफाइन किया गया है कि A इज रिलेटेड टू B implies and implied that A is equal to A square is equal to B।
अब आप ये ऐसा पेयर ढूंढना कि पहले का स्क्वायर करने पर यहाँ मिल जाए, 1 का स्क्वायर यहाँ नहीं है, 2 का स्क्वायर यहाँ 4 मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 मिल जाएगा। तो आपको जो भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल नजर आएंगे उसके कलेक्शन को हम रिलेशन कह देंगे। तो इसको आप करके देखिए, नहीं आएगा तो अगले लेक्चर में बताएंगे। तो आज के लेक्चर में हम इतना रखेंगे। सेट्स की डेफिनेशन, सेट्स के बाद रिलेशन पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा, कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ रिलेशन हो सकते हैं। अब इसके आगे हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। अगला लेक्चर और इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का लेक्चर यहीं रुकते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।